गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज के हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत है ना, मतलब कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बात करेंगे चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम टॉपिक पर पहुंचे हैं ओम का नियम। ठीक है, तो आज के क्लास में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? ओम के नियम के बारे में। देखिए यहाँ पे आप ओम का नियम क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, है ना, और आपके फिजिक्स के अंतर्गत आपने है ना क्लास 12 में भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही ओम का नियम है जिसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। क्योंकि हमारा ये विद्युत रसायन है ना, मतलब विद्युत से रिलेटेड पार्ट है, इसलिए हमको यहाँ पर ओम के नियम का अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए ओम का नियम क्या होता है, तो याद रखेंगे चार्ल्स साइमन ओम ने। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स साइमन ओम। इन्होंने क्या किया, देखो आप सभी जानते हो, जैसे एक हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात करेंगे, तो मान लेते हैं ये एक विद्युत अपघटनी सेल है और इसके अंदर हमने क्या किया है, सोडियम क्लोराइड का विलयन जो है भरा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं इस बीकर में जो है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन रखे हैं, ठीक है, और इस जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस जलीय विलयन में हमने धातु का 2 इलेक्ट्रोड डुबा रखा है। यहाँ पे जो पतला इलेक्ट्रोड है उसको हमने एनोड माना और जो मोटा सा इलेक्ट्रोड है वो हमारा कैथोड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोड को अर्थात एनोड और कैथोड को, ठीक है, तार की सहायता से एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, मान लेते हैं एक बैटरी से हमने इसको जोड़ रखा है, ये देखिए, ठीक है, और इस प्रकार ये हमारा क्या है, सेल अभिक्रिया कंप्लीट होता है। अब हमको क्या करना है, इस विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए ये जो तार है ना, चालक तार है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड में जो तार लगा है वो हमारा क्या हो गया, चालक तार हो गया। ठीक है, तो इस चालक तार के सिरों पर हम क्या करेंगे, बैटरी द्वारा विभवांतर V लगाएंगे। ठीक है, अब देखो जब चालक तार के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं बैटरी द्वारा, तो क्या हो जाता है, इस जो सोडियम क्लोराइड के विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है क्योंकि इस विलयन में सोडियम क्लोराइड का सोडियम प्लस आयन क्लोराइड आयन मौजूद रहते हैं और इन्हीं आयनों की गतिशीलता के कारण यहाँ पर जो विलयन है उनमें है ना विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ में आ रही है कि जब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी से या बैटरी की सहायता से जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगा रहे हैं तब जाकर इस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? तो इसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और इस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, तो विभवांतर का संकेत हमने V रखा और विद्युत धारा का संकेत हमने I रखा। ठीक है, तो चार्ल्स साइमन ओम ने इन्हीं बीकरों में या किसी चालक के सिरों पर जो जितना विभवांतर लगाया जाता है और जितना इस विलयन में या चालक पर धारा प्रवाहित होती है उनको रिलेट करने के लिए, आपस में संबंधित करने के लिए, है ना, यह संबंधित करते हुए जो नियम दिया उसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया क्या है, तो देखो ओम नामक वैज्ञानिक के अनुसार किसी देखो है ना, जब किसी चालक के सिरों पर है ना क्या लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, क्या देखिए चालक भी कह सकते हो या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, किसी विलयन में डूबे हुए 2 इलेक्ट्रोडों है ना के सिरों पर, ठीक है, चालक के सिरों पर भी बोल सकते हैं या विलयन की बात करें तो विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के सिरे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी चालक के सिरों पर या किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे है ना इलेक्ट्रोडों के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा या इस विलयन में बहने वाली धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है और यही नियम हमने चालक या चालक के अंतर्गत है ना कक्षा 10वीं में भी पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोग क्या करोगे, जो समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या लगेगा, बराबर के साथ एक स्थिरांक लगेगा, सबको पता है। ठीक है, तो स्थिरांक हो जाएगा यहाँ R और ये हो जाएगा I। अब यहाँ पे जो स्थिरांक है वो क्या कहलाता है, तो ये जो स्थिरांक R है वही चालक का प्रतिरोध है। समझ
समझ में आ सबको, उसी को हम क्या बोलेंगे, चालक का प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, और इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो सबको पता है इस प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। समझ में आया? तो ये है ओम का नियम, ध्यान पूर्वक पढ़िए। चलिए, ओम के नियम से ही हम आगे देखेंगे प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध। जैसा कि ओम के नियम में सभी को बताया गया कि V बराबर क्या होता है, R I। यदि हम यहाँ से क्या करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे तो हमको R बराबर क्या मिल जाएगा, V अपान I। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो R या किसी चालक का प्रतिरोध होता है वो उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और चालक में बहने वाली विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम लोग प्रतिरोध को परिभाषित करें, देखिए अभी आप लोग को प्रतिरोध का मात्रक क्या बताया गया, ओम बताया गया है। क्लियर हो गया सभी को, है ना, याद रखेंगे। लेकिन प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, या जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान साइमन क्यूब है ना, इंटू ए का स्क्वायर। ये जो मात्रक है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से यदि हम प्रतिरोध देखें कि वास्तव में प्रतिरोध होता क्या है, तो देखो जो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जो होता है वो जिस चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होते उसी, या जिस विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उस विलयन या उस चालक का ही क्या होता है, एक गुण होता है। ठीक है, अर्थात उसके द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में डाला जाने वाला रुकावट होता है। ठीक है, तो हम प्रतिरोध या, है ना, प्रतिरोध मतलब क्या हो गया, सामान्य अर्थ में रुकावट। मतलब मान लीजिए विद्युत धारा जो होता है वो आवेश का प्रवाह होता है, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में हम कोई बाधा डालते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए जल प्रवाहित हो रहा होता है और जब जल के मार्ग में पत्थर आ जाते हैं तो सामान्यतः जल का बहना थोड़ा सा रुक जाता है या बाधित होता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और इस इलेक्ट्रॉन प्रवाह के मार्ग में चालक खुद क्या करता है, कोई प्रतिरोध या बाधा रुकावट डालता है, तो यही रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, तो कोई चालक या कोई विलयन विद्युत प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस प्रतिरोध का, उसे उस चालक का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई मात्रक, इसका मात्रक ओम होता है और एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान साइमन क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर होता है। चलिए, तो यहाँ से हमने प्रतिरोध होता क्या है उसके बारे में जाना। अब देखिए, अब जो यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, यदि हम लोग प्रतिरोध को डिटेल से देखें तो यहाँ पे देखिए आपको एक विद्युत अपघटनी चालक बताया गया है। विद्युत अपघटनी से इस, है ना, जिसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन भरा है और इस विलयन में धातु के दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड डूबे हुए हैं और एनोड और कैथोड को क्या किया गया है, चालक तार द्वारा बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, और जब हम बैटरी के, है ना, बैटरी की सहायता से चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखिए, मान लेते हैं इस विलयन में, ठीक है, इस विलयन में दोनों चालक, दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड के बीच की दूरी क्या है, L सेंटीमीटर है। ठीक है, मानते हैं कि इस विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, मतलब एनोड और कैथोड के बीच की दूरी L सेंटीमीटर है और ये जो आपका इलेक्ट्रोड है एनोड और कैथोड, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम मानेंगे, माना विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बराबर, मान लेते हैं L सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, अनुप्रस्थ मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रोड इस एक लंबी पाइप के जैसा है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से होगा गोलाई में, है ना, मतलब जैसे आप एक पाइप को क्या करोगे, किनारे से काटोगे तो चूड़ी जैसा गोल आएगा ना। ठीक है, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। तो मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रोड
विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L है और दोनों इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, तो यहाँ क्षेत्रफल का संकेत क्या हो गया, स्मॉल a हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस विद्युत अपघट्य सेल से माना कि विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है और दोनों इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो इस चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, यहाँ पे जो चालक या विलयन का जो प्रतिरोध होगा, क्योंकि यहाँ पे विलयन ही चालक है, मतलब विद्युत अपघट्य का विलयन या NaCl का विलयन ही क्या है, चालक है। तो इस विलयन का जो प्रतिरोध है वो होगा क्या, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो विलयन का प्रतिरोध होता है वो दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी L के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप लोग थ्योरी में लिख लेना कि विलयन का प्रतिरोध विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L के अनुक्रमानुपाती होता है वह, और क्या होता है, तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ठीक है, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, समझ में आया सभी को? देखिए, सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना, जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मतलब जो प्रतिरोध होता है विलयन का, वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और जो R होता है वो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। आप देखिए, दोनों समीकरण में बायां पक्ष बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 व 2 से लेते हैं, है ना, समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखेंगे तो हमको R समानुपाती क्या मिलेगा, L/A। समझ में आया? ठीक है, R समानुपाती हमको L/A मिला। अब यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो फिर वही क्या होगा, बराबर चिन्ह के साथ स्थिरांक लगेगा। तो R बराबर, यहाँ पे हम एक स्थिरांक लेते हैं तिरछा P, ठीक है, और ये हो जाएगा L/A। अब देखिए, ये जो तिरछा P है, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। समझ में आया? P नहीं पढ़ना है या तिरछा P नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो रो यहाँ पे क्या है, देखो, जहां रो बराबर क्या है, तो रो एक यहाँ पे समानुपाती के स्थिरांक है। ठीक है, याद रखेंगे, रो यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक है। अब यदि हम लोग रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे R इंटू A/N हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो ये जो है हर से अंश में जाएगा और अंश से ये हर में आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे रो बराबर हमको मिल गया R इंटू A/A। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को प्रतिरोध समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पे इतना आपका प्रतिरोध हो गया। अब यदि हम लोग यहाँ से इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रो क्या हो गया, तो रो उस है ना, चालक का क्या कहलाता है, तो रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। रो को हम चालक का क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। और आजकल विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पे कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर अब प्रतिरोधकता का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध को और किस नाम से जाना जाता है, प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का संकेत क्या है, रो। समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पे हम रो को कैसे परिभाषित करेंगे, तो देखो, रो बराबर क्या होता है, R इंटू A होता है अपान L होता है। ठीक है, यदि देखिए, यदि हम यहाँ पे क्या बोले, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, है ना, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L बराबर कितना हो, 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया सबको? मान लेते हैं कि दोनों प्रतिरोधों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम प्रतिरोधकता को परिभाषित कर सकते हैं कि देखो, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर डूबे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर डूबे 1 वर्ग सेंटीमीटर
अनुप्रस्थ काट वाले, ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले इलेक्ट्रोडों के, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता का, समझ में आया? या हम सीधा सीधा ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर, है ना, पदार्थ के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब यहाँ से यदि हम लोग क्या करेंगे, इसका मात्रक निकालें, है ना, तो रो का यदि हम लोग मात्रक निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखिए, है ना, तो वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमको रो बराबर क्या मिलेगा, आर मिलेगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है ना, 1 है, तो इस प्रकार से रो बराबर आर हो गया। अब यदि हम मात्रक की बात करें तो मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, तो जो रो का मात्रक है वो हो जाएगा, ये देखिए ओम इंटू ए का मात्रक क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक भी है और चौड़ाई का मात्रक भी है, तो सीधा सीधा हम इसको मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे लंबाई का मात्रक m हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ से मीटर को काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जो प्रतिरोधकता है उसका मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर, यदि आप उसको मीटर में ले रहे हैं, ठीक है, तो और यदि उसको आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे मात्रक क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया सभी को? चलिए उसके बाद आगे देखेंगे, तो आगे यदि इसको आप सॉल्व करो, है ना, याद रखना जब भी आप लोग उसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखना 1 ओम मीटर बराबर क्या होता है, 100 ओम सेंटीमीटर, क्योंकि सब जानते हो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ आप लोग का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए आगे हमारा अगला टॉपिक रहेगा विद्युत अपघटनी चालकता एवं विशिष्ट चालकता। इसके पूर्व आप लोग को चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बताया गया। यदि दोनों टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ में आया है तो इजीली विद्युत अपघटनी चालकता और विशिष्ट चालकता को बता सकते हैं ना, क्योंकि ये उसी पर डिपेंडेंट है और उसी के बेस पर हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए जो विद्युत अपघटनी चालकता होता है, यदि हम चालकता की बात करें तो चालकता किससे रिलेटेड है, चालक से या सुचालक से। और हम चालक या सुचालक किसको बोलते हैं, तो वह पदार्थ जो क्या करता है, वह पदार्थ या वह विलयन जो क्या करता है अपने में सुगमता पूर्वक विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है, उसको हम लोग चालक बोलते हैं। यही हम पढ़ते हैं। और चालक के इसी गुण को मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने का यही गुण क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा यदि धारा प्रवाह के मार्ग में कोई रुकावट पदार्थ द्वारा डाला जाता है तो उसकी चालकता कम होगी ना। ठीक है, मतलब धारा सुगमता पूर्वक प्रवाह नहीं हो पाएगा, मतलब चालकता वहां घट जाती है। लेकिन मान लीजिए यदि उस पदार्थ या उस चालक पदार्थ के या उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालक क्या है, प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध कम है मतलब ज्यादा रुकावटें नहीं आएंगी, है ना, तो वहां पे उसकी चालकता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यदि पदार्थ या विलयन का प्रतिरोध अधिक है तो चालकता कम होगी, और यदि पदार्थ या विलयन का प्रतिरोध क्या है, अधिक है, ठीक है, तो चालकता कम, और प्रतिरोध कम है तो चालकता अधिक होगी, है ना। और इसी चालकता को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी चालकता। या सीधा सीधा बोले तो विद्युत अपघट्य के विलयन द्वारा, ठीक है, मतलब विद्युत अपघट्य के विलयन द्वारा, है ना, जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस विद्युत अपघट्य विलयन की क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि वे विलयन जो क्या करते हैं अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, और है ना, मतलब उसको चालक विद्युत अपघट्य बोलते हैं, और विलयन की इसी चालकता को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी चालकता। ऐसा हम पढ़े हैं, है ना। और जो विद्युत अपघट्य चालकता होती है वो होता क्या है, तो उस विद्युत अपघट्य के विलयन के, है ना, मतलब मान लीजिए हम विद्युत अपघट्य के रूप में सोडियम क्लोराइड का विलयन ले रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड विलयन की जो प्रतिरोध होगी उसके व्युत्क्रम को ही हम सोडियम क्लोराइड विलयन की चालकता बोलेंगे। व्युत्क्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हम बोले हैं कि यदि प्रतिरोध अधिक है तो चालकता कम होगी, और चालकता क्या है, प्रतिरोध कम है तो चालकता अधिक होगी, है ना। तो यहाँ पे चालकता क्या है, प्रतिरोध से रिलेटेड है। ठीक है, तो यदि सोडियम क्लोराइड विलयन की प्रतिरोध कम है तो इसकी जो विद्युत अपघटनी चालकता है वो अधिक होगी, है ना। तो हमने क्या सीखा, तो देखो यहाँ पे जो विद्युत अपघटनी चालकता है हम C से प्रदर्शित करते हैं, और आजकल इसको C के स्थान पर कैपिटल G से भी प्रदर्शित किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, हम C या कैपिटल G ले सकते हैं। तो जो C होता है वो क्या होता है, 1/r के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको उसका व्युत्क्रम माना ना, क्योंकि चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के, है ना,
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस विलयन की विद्युत अपवर्तनीय चालकता कहते हैं। समझ में आ गया सबको? अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पे कि R बराबर क्या होता है ना? तो अभी हमने पढ़ा R बराबर होता है ना, R बराबर रो इंटू L अपॉन A। तो यदि हम यहाँ पे R की वैल्यू रखेंगे तो हमको C बराबर क्या मिलेगा? तो C बराबर हमको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो C बराबर हमको क्या मिलेगा? तो C बराबर ये हो जाएगा आपका A अपॉन, ठीक है, रो, और ये हो जाएगा L, ठीक है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई रो हो जाएगा इंटू A अपॉन L। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि R हर में है, तो R का मान आप जब हर में रखोगे उसका परिमेयीकरण करोगे तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगा। समझ में आया सबको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब देखिए C का यदि हम लोग मात्रक निकाले, ठीक है, यदि हम C का मात्रक निकाले तो सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए C का मात्रक क्या हो जाएगा? तो C का मात्रक आपको रटने की जरूरत नहीं है, बराबर 1 बाई R का मात्रक है ना, रटने की जरूरत नहीं है। तो C का मात्रक क्या हो जाएगा? तो R का मात्रक क्या है? ओम होता है ना? तो आप लोग इसका मात्रक क्या लिख सकते हो? ठीक है, प्रति ओम। समझ में आया? और प्रति ओम को ही क्या बोला जाता है? याद रखेंगे, प्रति ओम को ही हम लोग साइमन बोलते हैं, है ना? तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रति साइमन लिख सकते हैं। समझ में आया सबको? ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सॉरी, साइमन कहलाएगा तो प्रति ओम बराबर क्या होता है? साइमन होता है। यहाँ तक समझ में आई सबको? ठीक है, तो इतना आप सभी अच्छे से याद रखेंगे कि प्रति ओम बराबर क्या हो गया? साइमन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपका, है ना, C का मात्रक। C मतलब चालकता का मात्रक। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि चालकता किसे कहते हैं। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता किसको बोलेंगे? तो देखो, जिस प्रकार प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, विद्युत अपवर्तनीय चालकता होता है, ठीक उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालकता कहलाएगा। समझ में आ गया? तो बस इतना ही इसमें लॉजिक होता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए तो आगे देखेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध किसको बोलेंगे? तो देखिए किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का है ना प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उस विलयन की विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब विशिष्ट चालकता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखिए, विशिष्ट चालकता को हम लोग स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। और स्मॉल के एक ग्रीक वर्ड है ना, इस टाइप से आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, है ना, ये ग्रीक वर्ड है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कप्पा। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? कप्पा होता है, और इसको स्मॉल के से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, या स्मॉल के इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये क्या है? कप्पा है, याद रखेंगे, जो कि विशिष्ट चालकता कहलाता है या विशिष्ट चालकता का संकेत है ना। तो विशिष्ट चालकता समझ में आ सबको? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कप्पा बराबर, है ना, तो कप्पा या विशिष्ट चालकता जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो समझ में आया? तो कप्पा बराबर हम लोग 1 बाई रो लिखेंगे, है ना, क्योंकि रो क्या है? विशिष्ट चालकता है। ठीक है, अब आप जानते हैं हम, है ना, क्या जानते हैं कि जो रो होता है ना, तो रो बराबर, जैसे अभी हमने R बराबर देखा, तो R बराबर क्या होता है? रो इंटू L अपॉन A होता है। तो यहाँ से हम रो बराबर क्या लिखेंगे? रो बराबर RA अपॉन L होगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? चूंकि रो बराबर क्या होता है? RA अपॉन L होता है, इसलिए हम लोग कप्पा का मान क्या रख सकते हैं, है ना। तो कप्पा बराबर रखिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई RA अपॉन L। और इसका जब आप लोग परिमेयीकरण कराओगे, है ना, तो इसका परिमेयीकरण कराओगे तो आपको कप्पा बराबर क्या मिलेगा? L अपॉन RA मिलेगा, है ना। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को? आप देखिए चलिए इसके बाद आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ से अब हम जानते हैं कि चूंकि 1 अपॉन R बराबर क्या होता है? C विद्युत अपघटनीय चालकता। समझ में आया? तो यहाँ पे हम 1 अपॉन R बराबर क्या रख सकते हैं? C रख सकते हैं। तो हमको कप्पा या विशिष्ट चालकता बराबर क्या मिलेगा?
बनेगा C इंटू L अपॉन A होगा। समझ में आया सबको? क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका C और इंटू L अपॉन A। ठीक है, तो ये होता है कप्पा का फार्मूला। क्लियर? तो इतना सभी कर सकते हो, इजी है। आप देखिए यहाँ पे हम कप्पा का मात्रक लेंगे, है ना? तो कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा? तो C का मात्रक इंटू L अपॉन A का मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते जाइए कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा? तो C का मात्रक है ना, क्या होता है? साइमन होता है। ठीक है, या सीमेन भी बोल सकते हो। तो C का मात्रक सीमेन होता है। ठीक है, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि आप मीटर में ले रहे हो तो मीटर लिखना, और ये मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको C कप्पा का मात्रक क्या मिला? साइमन। यहाँ से मीटर कटेगा तो 1 मीटर बचा, और वो अंश में जाएगा तो प्रति लगेगा, तो साइमन प्रति मीटर, है ना? और हम जानते हैं 1 साइमन बराबर प्रति ओम होता है ना? मतलब 1 साइमन बराबर 1 प्रति ओम होता है ना? तो ये भी लिख सकते हैं, या इस कप्पा का मात्रक हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो कप्पा का मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और यदि आप इसको सेंटीमीटर में ले रहे हैं, है ना, मान लीजिए आपको मीटर में नहीं लेना है, तो कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में लेने पर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में लेने पर क्या हो जाएगा? तो सेंटीमीटर में लेने पे साइमन प्रति सेंटीमीटर या प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, कुछ ऐसा कप्पा या विशिष्ट चालकता का मात्रक होगा। तो विद्युत अपघट्य चालकता एवं विशिष्ट चालकता समझ में आई सबको, है ना? तो यहाँ पे याद रखेंगे, जो किसी भी विलयन की जो विशिष्ट चालकता होती है, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L बराबर कितना हो? 1 मीटर हो, और दोनों इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो? 1 वर्ग मीटर हो, तो उस विद्युत अपघट्य के विलयन की जो विशिष्ट चालकता होती है वो, है ना, मतलब जो 1 मीटर घन होती है। तो याद रखेंगे 1 मीटर घन को ही क्या मतलब 1 मीटर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के 1 मीटर घन की जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, वही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो पढ़िए अच्छे से और मात्रकों को याद रखिए। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है चालकता जल। देखिए चालकता जल होता क्या है, तो याद रखेंगे। देखिए किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में, देखिए मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य विलयन बना रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्य के एक निश्चित द्रव्यमान को हमको VmL जल में घोलना पड़ेगा। ठीक है, तो VmL जल, तो यहाँ पे हम कोई भी जल यूज नहीं कर सकते, है ना? विद्युत अपघट्य विलयन का की चालकता का यदि हमको मापन करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? चालकता मापन के लिए, है ना, चालकता जल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और चालकता जल के V आयतन में, ठीक है, चालकता जल के V आयतन में हम लोग क्या करते हैं? मतलब VmL आयतन में विद्युत अपघट्य के एक निश्चित द्रव्यमान को घोलते हैं, और फिर इस प्रकार हमको क्या होता है? विद्युत अपघट्य का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है? इस विद्युत अपघट्य विलयन के लिए चालकता जल कैसे बनाते हैं? तो देखिए चालकता जल हम लोग बनाने के लिए आसुत जल में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हैं, और मिलाने के पश्चात इस है ना, मतलब जल का क्या करते हैं? बार बार आसवन कराते हैं। ठीक है, बार बार आसवन कराते हैं, तो उस आसुत जल की जो प्रेक्षित चालकता होती है वो हमको लगभग 4.3×10⁻⁸ प्रति ओम प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही जो होता है वो हमारा चालकता जल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे चालकता जल के लिए हम लोग इस मिश्रण को केवल एक बार आसवन कराते हैं, तो हमको इतनी प्रेक्षित चालकता का जो है चालकता जल मिल जाता है। अब हम लोग करते क्या है? इस चालकता जल को एक बीकर में भर देते हैं ना। एक ताप स्थायी बीकर होता है, ये जो बीकर है वो ताप स्थायी, मतलब इसमें भरने के बाद जो जल का तापमान होता है वो निश्चित बना रहता है। तो ताप स्थायी बीकर में हम लोग चालकता जल को भर लेते हैं। भरने के बाद इसमें क्या करते हैं? प्लेटिनम के, है ना, प्लेटिनम धातु के तो इलेक्ट्रोड को डुबा देते हैं, जो एनोड और कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, और इस प्रकार जो ये बीकर है वो क्या करता है ना, मतलब ये जो आपको व्हीटस्टोन सेतु दिख रहा है, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु जिसमें R1, R2, R3 और R4 जुड़े हुए हैं, है ना, वो उसको हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका उपयोग चालकता मापन के लिए किया जाता है, मतलब जो विद्युत अपघट्य सेल की चालकता का मापन है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और जो चालकता सेल होता है वो हमारा इस व्हीटस्टोन सेतु का एक भुजा बनाता है। देखो 3 भुजा, 3 प्रतिरोध है, और चौथी भुजा ये चालकता सेल है। ठीक है,
आप देखिए यहाँ पर हम लोग चालकता मापन करने के लिए करते क्या है, धारा, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इसमें धारा का प्रवाहित है ना प्रवाह नहीं हो रहा होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो विस्टोन सेतु है वो संतुलित स्थिति में रहता है। ठीक है, मतलब संतुलित स्थिति में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता। तो संतुलित स्थिति जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक हेडफोन लगा देते हैं। यदि हेडफोन में ध्वनि आ रही है, मतलब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, और संतुलित अवस्था में हेडफोन से कोई भी ध्वनि नहीं आएगी क्योंकि धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होता है ना। तो इस स्थिति में हम लोग विस्टोन सेतु की सहायता से क्या कर सकते हैं, धारा प्रवाहित करके है ना इसके चालकता का मापन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है ना। और यदि विस्टोन सेतु की सहायता से हमको इसके प्रतिरोधों का मान मिल जाए तो प्रतिरोधों का व्युत्क्रम निकालकर हम चालकता सेल की है ना चालकता को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे R1 अपान R2 बराबर होता क्या है, तो देखिए R1 अपान R2 बराबर हो जाता है R3 अपान R4। तो यदि हमको R2 की वैल्यू निकालना है ना, तो R2 की वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या हमारा R2 हो गया। ठीक है, तो R2 इंटू R3 फिर यह गुणा करा दीजिए R1 अपान R4, और R2 की यदि हमको वैल्यू निकालना है तो R1 इंटू R4 अपान R3। तो देखो यहाँ पे यदि हमको R2 की वैल्यू मिल जाएगी तो R2 मतलब इस चालकता सेल का मान है ना, और इसका यदि हम व्युत्क्रम करेंगे है ना तो हमको चालकता सेल के चालकता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आया सबको? ठीक है, तो इतना जो है आप लोग अच्छे से याद रखिए। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सेल स्थिरांक। अब सेल स्थिरांक क्या है याद रखेंगे है ना। सेल स्थिरांक क्या है, तो मान लेते हैं देखिए माना ये जो चालकता सेल है उसमें दोनों प्लेटिना के जो दो इलेक्ट्रोड है उसके बीच की दूरी, मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, L सेंटीमीटर है ना। हम पहले भी बोले थे वह किसी भी एक इलेक्ट्रोड है ना, किसी भी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हम पूर्व में भी इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं प्रतिरोध के अंतर्गत और प्रतिरोधकता में है ना, तो वही टॉपिक हम फिर ले रहे हैं क्योंकि सेल स्थिरांक पढ़ना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए तो किसी भी एक है ना इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a वर्ग सेंटीमीटर होगा है ना। तो जो सेल स्थिरांक होता है ना, देखिए सेल स्थिरांक होता है इसको हम लोग G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सेल स्थिरांक को G स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी सेल का जो सेल स्थिरांक होता है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी a और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम लोग उस सेल का क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, किसी सेल का सेल स्थिरांक उस सेल में डूबे हुए है ना, मतलब उस सेल के चालकता जल में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब याद रखेंगे यहाँ पर जो हम चालकता जल लेंगे वो VmL में रहेगा और उसको उसकी उसी VmL को उसकी तनुता कहते हैं, मतलब चालकता जल की तनुता VmL होती है। ठीक है, और उस VmL तनुता वाले चालकता जल में क्या होता है, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य या प्रबल विद्युत अपघट्य उसका एक निश्चित द्रव्यमान खुला होता है। तो तनुता समझ में आ गया, जो चालकता जल का VmL में मान रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम चालकता जल को हमेशा VmL में लेते हैं और VmL वाले चालकता जल में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही क्या है, सेल स्थिरांक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि हम इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक का मात्रक। तो याद रखेंगे सेल स्थिरांक का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर स्क्वायर, काट दीजिए तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 1 अपान सेंटीमीटर है ना। तो प्रति सेंटीमीटर या फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि मीटर में ले रहे हैं तो प्रति मीटर होगा। तो G का जो SI मात्रक है ना, मतलब G स्टार का जो SI मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो SI मात्रक जो होगा वो प्रति मीटर होगा। याद, चलिए समझ में आ सबको? ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। हम जानते हैं देखिए
विशिष्ट चालकता कप्पा, है ना, विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर क्या होता है, C by 1/R, है ना, जहाँ पे C क्या है, विद्युत अपघटनी चालकता है, कप्पा विशिष्ट चालकता है, और R क्या है, तो वहां पर चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, देखो आजकल C के स्थान पर G का यूज किया जा रहा है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कप्पा बराबर G इंटू 1/R। समझ में आया? ठीक है, G इंटू 1/R हो जाएगा। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आई? ठीक है तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये होता क्या है, कब विशिष्ट चालकता बराबर L/A इंटू 1/R होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, कप्पा बराबर L/A है, तो L/A बराबर हम लोग G स्टार रख सकते हैं। ठीक है, तो G स्टार अपॉन R। ठीक है, अब देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, या G स्टार इंटू 1/R भी लिख सकते हैं। अब देखो हम सभी जानते हैं कि 1/R बराबर क्या होता है, C या G, पढ़े हो, है ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता कहलाते हैं, C या G से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, G मतलब विद्युत अपघटनी चालकता, G स्टार मतलब विशिष्ट जो है सेल स्थिरांक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कप्पा बराबर और क्या मिल जाएगा, G स्टार इंटू G, याद रखें, है ना। तो जो किसी भी विद्युत अपघटनी सेल है उसकी जो विशिष्ट चालकता होती है वो सेल स्थिरांक और प्रेक्षित चालकता के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया? तो ये दोनों फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे कि कप्पा बराबर या तो G स्टार अपॉन R होता है या G स्टार इंटू G होता है। समझ में आया? तो ये कहलाता है सेल